मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, यह ऑनलाइन लेक्चर दो टॉपिक को एक साथ मिलाकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके तहत मैं जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आया है, उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वे आपके सामने रखूँगा, और फिर जो बजट है 2022-23 का, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022। आइए शब्द के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22। 2021 बीत चुका है, 22 में हम एंटर कर गए हैं, और आपको मालूम है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल लास्ट मार्च तक चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट है, इन दोनों के कार्यकाल में फर्क होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो बीत गया है उसके बारे में बताता है, और बजट जो आने वाला समय है उसके बारे में बातें करता है। इसीलिए देखिए, मैंने कहा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और बजट 2022-23। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या है? देखिए, इस पर अलग से आप जानकारी रखते भी होंगे। सीधी सी बात है कि जो हमारी अभी की अर्थव्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है, उसका हम सर्वे कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं अभी की अर्थव्यवस्था का, इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी के बाद से अब तक की अर्थव्यवस्था, केवल एक साल, क्योंकि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है हर साल आता है और बजट से ठीक एक दिन पहले आता है। बजट से ठीक एक दिन पहले। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जब बजट प्रस्तुत हो तो पूरे के पूरे देश के सामने, देश के लोगों के सामने हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, और फिर वो ये कैलकुलेट कर सकें, ये समझ सकें कि अच्छा, हमारी आर्थिक स्थिति इस तरीके की है, पिछले एक साल में हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, ये हमारी कमियां रही हैं, और इन उपलब्धियों और कमियों के आधार पर फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कुछ अनुमान भी बताता है कि अच्छा, अगले साल इस तरीके के होने की संभावनाएं हैं। यानी कि एक साल के दौरान की जो उपलब्धियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, उन्हें बताता है, और इसके साथ ही साथ आने वाले एक साल के लिए वो अनुमान भी देता है। तो जब फिर बजट आता है उसके नेक्स्ट डे, तो फिर जो लोग हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को उस संदर्भ में देख सकते हैं कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह की थी, इसलिए इस तरह का बजट हमारा आया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 21 और 22 का है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो डेफिनेटली बजट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बनाता है, वित्त मंत्रालय, और आर्थिक सर्वेक्षण भी वित्त मंत्रालय ही प्रस्तुत करता है। लेकिन वित्त मंत्रालय में और भी बहुत से विभाग हैं। तो उसका एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका आर्थिक मामलों का विभाग इसे कहा जाता है। उसका फिर से एक अंश है आर्थिक प्रभाग। उसका एक छोटा सा हिस्सा आर्थिक प्रभाग इसके द्वारा तैयार किया जाता है, और खासकर इसकी तैयारी करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार की होती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में यह आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वे नहीं थे। तो खासकर उनकी अनुपस्थिति में जो प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, उनके द्वारा तैयार कराया गया है। खैर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इस सामान्य सी जानकारी के रूप में इसे दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी आपके लिए बेहतर ही होगी। वो ये है कि सन 1964 में पहली बार इसे बजट से अलग किया गया, और बजट के एक दिन पहले पेश करने की शुरुआत की गई। 1964, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। दोस्तों, आइए अब इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण पर आते हैं। जो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं केवल वही आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद आपको लगे कि अरे, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। बिल्कुल सही लग रहा है आपको। ज़्यादातर चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, और उसमें से बहुत थोड़ी सी ही चीज़ें मैंने ली हैं, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें।
इनफैक्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ तक कि प्री एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसमें तो केवल एक सर्वे किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था थी जो अब खत्म हो गई है, बजट आने के बाद तो एक तरह से नई दौड़ शुरू हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि इसका कोई फिर इतना ज़्यादा महत्व परीक्षा की दृष्टि से नहीं रह जाता। लेकिन कुछ बातें निश्चित तौर पर ऐसी होती हैं कि जिन्हें अगर हम जान लें तो हमारी एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और हमारी दृष्टि भी अपेक्षाकृत स्पष्ट हो जाती है। तो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या कहा गया। आप जानते हैं कि इस 2 साल के दौर में जो कोरोना का पीरियड रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा आर्थिक गिरावट का पीरियड रहा है। तो बजट सर्वेक्षण में ये कहा गया कि 2022-23 में, यानी कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष होगा, इसमें जो हमारे जीडीपी की जो विकास दर होगी वो 8 to 8.5% होने की संभावना उसमें रहेगी। 8 से लेकर के 8.5%। इसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसलिए कि जब हम आगे बातें करेंगे जीडीपी के बारे में तो एक तथ्य आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण में इतना बताया गया है। अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भैया विश्व बैंक भारत के जीडीपी की दर की इतनी उम्मीद कर रहा है, फलानी एजेंसी इतनी कह रही है, प्राइवेट एजेंसीज भी हैं वो ये अनुमान लगा रही हैं। और जो जीडीपी का अनुमान होता है वो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर फिर विदेशों से जो लोग भारत में पैसा लगाना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, उद्योग खोलना चाह रहे हैं, निर्णय लेते हैं कि अच्छा, वहाँ जीडीपी की अगर वृद्धि दर ज़्यादा है, अधिक है, बेहतर है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ वृद्धि दर ज़्यादा हो रही है। यूरोपियन देशों में तो बहुत कम हो गए, 1.5 से 2% ही अब जीडीपी की लगभग स्थिति रह गई है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है, घोषणा की गई है कि अभी देखिए, हमको अपने, आप यूँ कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। आप जानते हैं कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कुछ और सेक्टर्स हैं, खासकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए, जिनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है, खासकर कोरोना के कारण। तो अब ये अनुमान लगाया गया है कि अब जो वित्तीय वर्ष आएगा उसमें जो निजी क्षेत्र हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं समझाना चाहूँगा, जैसे एयर इंडिया देखिए, पहले कोशिश की गई कि एयर इंडिया को प्राइवेट लोगों के हाथों बेच दिया जाए, हमारी कोशिश असफल रही। अभी ये सफल हो गई, टाटा ने खरीद लिया। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अब भारत में पैसा लगाने को तैयार हैं, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। एक जो बड़ी बात कही गई है, मुझे लगता है कि आपके काम भी आएगी, ये जो डेटा मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि भारत जो है विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। मतलब हमारे पास जो वन का जो क्षेत्रफल है वो 10वां सबसे बड़ा है। और ये भी बताया गया है कि 2020 में भारत का जो वन क्षेत्र रहा है वो हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24%, ये मुझे लगता है कि बहुत एथेंटिक डेटा, आप इसे मान करके चलिए, हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% और विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% रहा है। ठीक है, 2020 के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है इस आर्थिक सर्वेक्षण में दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना काल में उद्योग धंधे बिल्कुल खत्म से होने को आ गए थे, लेकिन हमारा जो कृषि क्षेत्र रहा है, जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, ये सब आ जाते हैं। उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत संभाल कर रखा है। इस दौरान हमारी जो वृद्धि दर रही है वो 3.6% रही है, जबकि देखिए सब जगह निगेटिव चल रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में 3.6% रहा, और अब जो है इसके बढ़ करके 3.9% है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसी में जो 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है कि पिछले 5 सालों में जो पशुधन का क्षेत्र है, पशुधन जिसमें डेयरी उद्योग, मछली पालन, ये सब आते हैं,
8.15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ोतरी हुई है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज ब्याज ब्याज, ये सामान्य वृद्धि दर से ज़्यादा है, 8.15%। यानी कि जो पशुपालन उद्योग है भारतीय किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो पशुपालन का क्षेत्र है ये किसानों की जो टोटल इनकम होती है उसका 15% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, मैं बहुत संभल संभल करके आंकड़े आपको दे रहा हूं और दोहरा भी रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि ये आंकड़े ऐसे हैं ना जो लगातार आपकी मदद करते रहेंगे। ये नहीं कि ये इसी साल का आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है तो इसी साल काम आएगा, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते। जैसे अभी मैंने एक बात कही कि जो पशुपालन का क्षेत्रफल है वो कृषक की आय में 15% कंट्रीब्यूट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये कुछ सालों तक चलता रहेगा। और अगर ये आपके दिमाग में मौजूद रहेगा तो आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया है, आप निबंध लिख रहे हैं, तो ये आपको एम्पावर्ड करते हैं, इस तरह के जो डेटा हैं। एक और महत्वपूर्ण डेटा दोस्तों जो खासकर उद्योगों से संबंधित है, ये है कि भारत खासकर अब स्टार्टअप के मामले में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। अखबारों में खासकर आपको ये बातें पढ़ने को मिलती भी होंगी। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है भारत। और खासकर अगर हम 2021-22 तक के डेटा लें तो जो रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप हैं उनकी संख्या 14,000 के आसपास हो गई है, 14,000। और इनमें कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, यदि आप इस डेटा में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वर्ष 2016-17 में इनकी संख्या केवल 733 थी, 733, और 21-22 में विद इन 5 ईयर्स बढ़कर के 14,000 हो गई। यानी कि स्टार्टअप कितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं, मतलब अच्छा इकोसिस्टम है भारत में, ये बता रहा है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के भी कुछ डेटा लिए गए हैं। पहले भी लिए जाते थे सोशल सेक्टर के डेटा, ऐसा नहीं कि इस बार वाले में ही लिए गए हैं। अखबारों में खासकर ये बात आई थी और ये आपके सिलेबस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। वैसे डेली ऑडियो लेक्चर में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। पहली बात तो ये है कि 2019 से 21 के दौर में जो हमारी प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर जिसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, घटकर 2 हो गई है। 2 मतलब हमारी जो जनसंख्या है लगभग स्थिर हो चुकी है। हालांकि स्थिर 2.1 में होती है, हम उससे भी थोड़ा सा कम आ गए हैं, तो एक अच्छी बात है। दूसरा यह है कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, ये एक अच्छा संकेत है। और एक डेटा खासकर जो ड्रिंकिंग वाटर मिशन से संबंधित है, जल जीवन मिशन, कि अब 83 डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश के 83 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए हैं जिनके हर घर में जल पहुंच गया है। 83 डिस्ट्रिक्ट, हालांकि अभी काम करना बहुत बाकी है, क्योंकि 83 डिस्ट्रिक्ट तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम जब आप समीक्षा करेंगे बाई द वे, अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह डेटा जो है आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, एक तथ्य मुझे लगता है कि इसी के साथ साथ आपको और भी जान लेना चाहिए, हो सकता है कि आप इसे जानते भी हों, कि भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। फूड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत चलाता है, और खासकर विशेष रूप से कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं चलाई गई, लागू की गई, इसका खूब विस्तार किया गया। तो इससे हमारा जो खाद्य प्रबंधन का जो कार्यक्रम है और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है, और दुनिया में इस प्रबंधन की चर्चा भी होती है। तो चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मुझे लगता है कि दोस्तों इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो अब आइए हम लोग बात करें बजट के ऊपर। केंद्रीय बजट 2022-2023। देखिए, जब हम बजट कहते हैं तो क्या है, कुछ नहीं है, आप इसे घर परिवार पर लागू करके देख सकते हैं कि आप अपने एक साल का हिसाब किताब रख रहे हैं कि 1 अप्रैल से आपका साल शुरू हो गया है और 30 मार्च तक का आपको बनाना है। 1 अप्रैल शुरू हो गया है और लास्ट मार्च तक का आपको बजट बनाना है नेक्स्ट ईयर का। तो आप कुल मिलाकर के बस ये हिसाब किताब लगा रहे हैं बैठ करके कि इस एक साल में मेरी कितनी कमाई होगी,
और कहाँ कहाँ से होगी। आप करेंगे कि सैलरी से इतना आ जाएगा, आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है तो किराए से इतना आ जाएगा, बैंक में कुछ पैसा जमा कर रखा है तो बैंक से आपको ब्याज इतना मिल जाएगा, और आप कुछ छोटे मोटे दूसरे काम कर रहे होंगे तो उससे इतनी कमाई हो जाएगी, तो मेरी टोटल कमाई इतनी होगी। एक तरफ कमाई की बात हो गई। इसके बाद फिर मैं खर्चा क्या क्या करूंगा, एक साल में मेरे कौन कौन से खर्च होंगे। आप खर्च लिख लिया। अब आप अपनी कमाई में से खर्च को निकाल दीजिए। तो अगर आपकी कमाई ज़्यादा है तो ये तो लाभ का बजट हो गया, और पता लगा कि आपने खर्च ज़्यादा कर दिया है, कमाई कम है और आप अपने खर्च कम नहीं कर पा रहे हैं। खर्च तो आपको करना ही करना है, उसमें कटौती की गुंजाइश नहीं रह गई है, लेकिन कमाई नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपये का घाटा हो रहा है साल भर में, तो सीधी सी बात है कि आप इस 10,000 रुपये का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे। अगर इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर खर्च कहाँ से करेंगे, खर्च के लिए रुपए कहाँ से आएंगे। तो अब ये 10,000 रुपये का फिर आप बैंक से लोन लेंगे, दोस्तों से उधार मांगेंगे, कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप जो भी करें, तो ये घाटे का बजट हो गया। क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जो अपना 2022-23 का बजट तैयार किया है उसका हिसाब किताब क्या है। और मैं ये आंकड़ों से बताने नहीं जा रहा हूं कि इतने लाख करोड़ रुपए फलाना फलाना, नहीं। 1 रुपए में 100 नए पैसे होते हैं, हम उसके हिसाब से समझने की कोशिश करें। 100 नए पैसे का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसे आप सीधे सीधे परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, जितने पैसे उतना परसेंट। और अखबारों में भी आपने देखा होगा कि इसी पैटर्न पर ही इसे समझाया जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास जो रुपया आएगा टोटल, लगभग इस बार का जो बजट है, अगर हम मोटी भाषा में बात करें तो 40 लाख करोड़ रुपए का है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 40 लाख करोड़ रुपए। जो एग्जैक्ट है वो 39.45 लाख करोड़ है, लेकिन समझने के लिए आप 39.5 लाख करोड़ रुपए याद कर लीजिए बस, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सरकार की कमाई होगी वो 40 लाख करोड़ रुपए की होगी, यानी कि कमाई नहीं कहना चाहिए, टोटल जो उसका व्यय होगा, खर्चा ये बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सरकार हमेशा घाटे का ही बजट देती है। घाटे का बजट इसलिए देती है कि वो कोई बनिया तो है नहीं, उद्योगपति तो है नहीं कि उसकी कमाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं ना, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और दूसरे कल्याण कार्यक्रमों पर। और माना भी जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होंगे वो ज़्यादातर घाटे का ही बजट देंगे। अब ये बात अलग है कि वो जो घाटा है एक सीमा तक ही हो, नहीं तो घाटे की भरपाई करने के लिए पता लगा कि आप कर्ज लेंगे और कर्ज का ब्याज देंगे, तो इस तरह से लगातार आप उस ब्याज के चक्र में फंसते चले जाएंगे, राइट। तो जो 100 पैसे होते हैं, उस 100 पैसे में से हमारी कमाई कहाँ कहाँ से होगी आप देखिए। तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा अपनी कमाई का। जो 35 पैसा है वो हमें उन लोगों से मिलेगा जो सरकार उधार देती है, उनसे हमारा पैसा वापस आएगा, और दूसरी तरह से सरकार को जिनसे वसूल करना है 35 पैसा, 35% आप कह दीजिए। इसके बाद जो जीएसटी आप सुनते हैं, सोचिए कि जीएसटी से सरकार को 16% मिलता है, 16 पैसा जीएसटी से आता है, और फिर 15 पैसा आता है इनकम टैक्स से, और इतना ही पैसा यानी कि 15 ही पैसा फिर आता है कारपोरेट टैक्स से। आप देखिए कि इनकम टैक्स से कितना पैसा आता है। लोग लगातार मांग करते रहते हैं कि इनकम टैक्स घटाया जाना चाहिए, इसकी दर कम की जानी चाहिए। सरकार क्यों नहीं घटाती? क्योंकि 15% वहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों 35% कहाँ से आ गया? जो सरकार ने उधार वगैरह दिया हुआ है, समझाने की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वापस आएगा। 16% जीएसटी से आ जाएगा, 15% इनकम टैक्स से आ जाएगा, 15% कारपोरेट टैक्स से आ जाएगा, और इसके बाद फिर जो 7% है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आएगा। जो 5% है वो सीमा शुल्क से आएगा, और 5% है वो गैर कर राजस्व से आएगा, और भी दूसरे सरकार के साधन होते हैं कमाई के, उनसे आ जाएगा। और जो 2% है वो गैर ऋण पूंजी से आएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल एक सामान्य सी समझ के लिए मैंने ये डेटा आपके सामने रखा है। खासकर चूंकि जीएसटी वगैरह की हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, तो बस इसी से समझ लीजिए कि ये सरकार के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं उनकी आमदनी के लिए। अब आएगा तो यहाँ से अब देख लेते हैं कि जाएगा कहाँ, हमारी कमाई कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे।
जो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है दोस्तों, वो ब्याज के भुगतान पर खर्च होता है। 20%, सोच करके देखिए। 20% केवल हम ब्याज में दे देते हैं। सरकार ऋण लेती है ना, वर्ल्ड बैंक से ऋण ले रहे, एशियाई बैंक से और कहीं कहीं से ऋण लेती रहती है, तो 20% हमारी कमाई का सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। और अगर हमें ये नहीं चुकाना पड़ता तो सोच करके देखिए हमारे पास कितना पैसा बचता। मोटे तौर पर अगर आप 40 लाख करोड़ का 20% ले लें तो सोच करके देखिए कि आपका 8 लाख करोड़ रुपए आपका बच रहा है, लेकिन नहीं बचा पाते। और वैसे ऋण लेना बुरा भी नहीं होता। देखिए सरकार जो सोच समझ करके ऋण लेती है तो डेवलपमेंट के काम उससे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई खर्च करने के लिए, ऐशो आराम के लिए लिए जा रहा है। अब ये बात अलग है कि आप उसे कितने समझदारी के साथ खर्च करते हैं। तो दोस्तों 20% ब्याज के भुगतान पर चला जाता है। जो 17% है टोटल, वो खासकर आपको मालूम है कि जीएसटी सरकार कलेक्ट करती है और इसके बाद उसका हिस्सा राज्यों को भी जाता है, और दूसरे भी जो टैक्सेस सरकार कलेक्ट करती है तो उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। जो फाइनेंस कमीशन है वो इसी के लिए बनाया गया है कि वो बताए कि कितना कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा। तो 17% उसमें चला जाता है। 15% सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पर चला जाता है। केंद्र सरकार अलग अलग तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। 15% इसमें चला जाता है और 9% ऐसी कल्याणकारी योजनाओं में चला जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपना फिर खर्च लगाती है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं। 9% और भी दूसरे जो छोटे मोटे खर्च हैं उनमें चला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है अभी के हिसाब से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो 8% है हमारी टोटल कमाई का, सोचिए 8% सब्सिडी पर चला जाता है। सब्सिडी हम इतना देते हैं और इतना ही परसेंट डिफेंस में चला जाता है, रक्षा व्यय पर। 8% सब्सिडी पर और डिफेंस पर। और जो 4% है वो गवर्नमेंट पेंशन पर खर्च करती है। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके पेंशन पर खर्च हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने टोटल आपको कमाई और उसका जो खर्चा है, व्यय आप कह लीजिए, आय और व्यय का एक बहुत ही सामान्य सा, इंटरेस्टिंग आप कह लीजिए, एक रोचक लेखा जोखा दिया है। ठीक है, मज़ा आया होगा और आपके दिमाग में एक थोड़ी सी हल्की सी सही एक तस्वीर बन गई होगी ना कि अच्छा हम यहाँ से कमाते हैं और यहाँ हम खर्च करते हैं। अब आइए बजट के बारे में अब सीधे बात करते हैं। आपको मालूम है कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश किया और सामान्यतः बजट लोकसभा में ही पेश किया जाता है। मैंने अभी आपको एक डेटा बताया कि जो अनुमानित व्यय रखा गया है वो 39.5 लाख करोड़ का रखा गया है। एग्जैक्ट डेटा है 39.45 लाख करोड़। जब हम इतना खर्च करेंगे, आय तो हमारी इतनी नहीं है, तो एक डेटा आपके दिमाग में मोटे तौर पर और रहना चाहिए, वो ये है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा वो जीडीपी का, राजकोषीय घाटे को जनरली इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस पर आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। जीडीपी का 6.4% होगा। जीडीपी का 6.4% घाटा होगा, जो काफ़ी बड़ा माना जाता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ही बैलेंस्ड बजट बनाना है और देश को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाना है तो ये जो घाटा है ये 2.5-3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि कोरोना पीरियड में आप देख रहे हैं कि सरकारी खर्च बहुत बढ़े लेकिन आमदनी बिल्कुल नहीं रही। जैसे अगर पिछले साल का लें तो 6.9% के करीब का अनुमान है, इतना राजकोषीय घाटा होगा जीडीपी का। लेकिन इस बार इसे 6.4% मानकर चला जा रहा है। बस इतना, ये 2 डेटा ही आपके लिए पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा डेटा में उलझिएगा मत, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहेगा और पता लगा कि उसमें जो काम के डेटा हैं वो गायब हो चुके होंगे। दोस्तों वित्त मंत्री ने जो खासकर इस बार जो बजट पेश किया है उसके 4 प्राथमिक उद्देश्य बताए हैं। 4 प्राथमिक उद्देश्य कि ये जो बजट है इसकी दिशा क्या है, किन किन क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पहला उन्होंने बताया पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, गति शक्ति का संबंध आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से है। तो सीधी सी बात है कि मान करके चलिए कि बजट पर अगर मुख्य परीक्षा में किसी प्रश्न के आने की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है तो वो है पीएम गति शक्ति को लेकर हम लोग अभी बात करेंगे। दूसरा है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कैसे समावेशी विकास में यह जो बजट है ये बहुत बड़ा योगदान करेगा।
समावेशी विकास के बारे में भी आप जानते हैं, इस पर अलग से लेक्चर भी है। और इसका जो पर्पज़ है तीसरा, उन्होंने बताया कि देश का उत्पादन बढ़े, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए लोग आगे आएं, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, ऊर्जा का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो, यानी कि हम जीवाश्म ईंधन की जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, और फिर हम देखें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो सके। तीसरा उद्देश्य रहा है। और जो चौथा उद्देश्य रहा है वो है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट हो वो सुरक्षित हो, आगे बढ़े, बेहतर हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें न हो और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार निवेश को आकर्षित कर सके। तो ये 4 मुख्य प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति। हालांकि समावेशी विकास को भी आप कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों समावेशी विकास के बारे में इतनी बड़ी बातें नहीं की गई हैं जिसे अलग से आप यूँ कह लीजिए कि आइडेंटिफाई करके और उत्तर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ तथ्य तो रखेंगे ही। इसके अब जो थोड़े से हाईलाइट रहे हैं वो जरा सा मैं अलग तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, फिर हम एक एक को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये क्या है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट? रेलवे स्टेशन होता है, वो जो रेलवे स्टेशन है वो बेसिकली हब के रूप में काम करेगा। उसके आसपास जो क्षेत्र हैं वो जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे उन प्रोडक्शन को बाकायदे उनके परिवहन की उनकी व्यवस्था करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये उस स्टेशन का काम होगा। खासकर ये जो पैटर्न लाया गया है, आपको मालूम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रही है कि एक जो जिला है उसका एक प्रोडक्शन जो है ना उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा और उसको जीआई टैग के लिए कोशिश की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पैटर्न पर ही अब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा लाई गई है, ताकि आसपास के रहने वाले जो उत्पादक हैं उनको लाभ हो सके, किसानों को लाभ हो सके, वहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनको भी लाभ हो सके, और जो हमारी जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो सके और सप्लाई चेन को मदद भी मिल सके। बस थोड़ी सी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये भी व्यवस्था की गई है कि क्या किस तरीके से हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, यानी कि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है, इसका जो प्रथम चरण होगा वो है कि गंगा नदी के किनारे किनारे अंदर की तरफ 5 किलोमीटर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, और उस कॉरिडोर में जो ज़मीन होंगी वहाँ कोशिश की जाएगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो चूंकि एग्रीकल्चर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और इसी में एक महत्वपूर्ण बात हमारे वित्त मंत्री ने जो कही है, चूंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो इसकी चर्चा मैं थोड़ी सी कर दे रहा हूँ, कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके अंतर्गत नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, और इस ओपन प्लेटफॉर्म पर जो 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर है उनका नेटवर्क होगा। 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का नेटवर्क होगा। इतना बस आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपके आंसर राइटिंग में काम कर सकते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आइए अब हम अलग से कुछ बातें करते हैं। पीएम गति शक्ति, यह मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मेंस की दृष्टि से। इसका संबंध जो है वो खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो काम चल रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि सभी को पता लग सके कि कौन सा किस स्टेज पर है और उनका बाकायदे सुपरविज़न किया जा सके। और इसमें 16 मंत्रालय जो खासकर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। अब बजट में क्या प्रोविज़न किया गया है? बजट में जो है फ्रेंड्स कि जो पीएम गति शक्ति का जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसमें जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो 7 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं वे आ जाएंगे, जैसे सड़क है, रेलवे है, आप कह लीजिए बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट है ना, ये फैक्टर्स आ जाएंगे 7। फिर ये देखा जाएगा कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो परिवहन के फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स
इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो इनकी कनेक्टिविटी है वो बाधित न हो। ये नहीं कि एक जगह से आप चले तो पता लगा कि वहाँ की सड़क टूट गई है, सड़क तो ठीक हो गई है तो वहाँ रेलवे नहीं है। नहीं, निर्बाध कनेक्टिविटी होनी चाहिए और बहुपक्षीय। और फिर लॉजिस्टिक, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होते हैं वो सब के सब इस दायरे में आ जाएंगे। बाकायदे ये सारी के सारी जो योजनाएं हैं इससे जुड़ी हुई गतिशक्ति फ्रेमवर्क से इन्हें जोड़ दिया जाएगा। और अब अलग अलग थोड़ा सा देखते हैं कि जो सड़क परिवहन है उसमें हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है उसमें 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। आप यूं कह लीजिए कि 25,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, हाईवेज की। और ठीक इसी तरह से सन 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना, जहाँ सामान रखा जाता है, उनके सामान गोडाउन बनाए जाएंगे, उनके रख रखाव होगा, ये सब के सब काम किए जाएंगे। और इस काम को पूरा करने के लिए बाकायदे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप यूँ कह लीजिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी आमंत्रित किया जाएगा। रेल के तहत आप क्या करेंगे? रेल के तहत देखिए, एक बात मैं आपको बता चुका हूँ, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत की गई है। आप सोच करके देखिए कि फिर ऐसे स्टेशंस कितने वाइब्रेंट हो जाएंगे, जीवंत हो जाएंगे। बाकायदे 2000 किलोमीटर नया रेल मार्ग तैयार किया जाएगा और 3 साल के अंदर, अखबारों में यह हाईलाइट भी हुई थी ये बात, 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी जो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की होंगी। 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां। और इन 3 साल के दौरान जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तैयार किए जाने हैं तो 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल, 100 कार्गो टर्मिनल। और इसके साथ ही साथ आप इसमें यह भी ले सकते हैं कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जो हमारा है, जिसे जो पर्वतमाला कार्यक्रम है, उसके तहत, हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा है, उसके साथ 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाएं बनाई जाएंगी। 60 किलोमीटर लंबी रोपवे आप जानते हैं कि तार के ऊपर से ही, पहाड़ों पर खासकर इस तरह के रोपवे बनाए जाते हैं कि तार के ऊपर एक ट्रॉली चलती रहती है ना, वो रोपवे है। फ्रेंड्स, समेकित विकास के तहत पहला तो यही है कि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर गंगा नदी के तट पर 5 किलोमीटर चौड़ाई तक एक गलियारा बना करके किसानों की ज़मीन को विकसित किया जाएगा कि वो बाकायदे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें। और साथ ही साथ फसलों के आकलन के लिए, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए और कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान ड्रोन कि ड्रोन होंगे, वो बाकायदे ऊपर से सब भूमि का रिकॉर्ड कर लेंगे, कैमरे के जरिए फ़ोटो लेकर के फसलों का आकलन करेंगे, बीमा वगैरह कराने के लिए कि फसल कितनी नष्ट हुई है। कीटनाशकों पर छिड़काव करना है तो ड्रोन से छिड़काव कर दिया जाएगा। इसका नाम रखा गया किसान ड्रोन, इसे बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, कई इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट बात है 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन योजना। आपको इसे अलग से जान लेना चाहिए। ये क्या है 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन? देखिए, नाम से ही बहुत क्लियर है कि पूरे देश में जो रजिस्ट्रेशन की होती है वो एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंजीकरण के लिए एक ही प्रक्रिया। किन किन चीज़ों का पंजीकरण होता है? भूमि का पंजीकरण होता है, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरह के कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं। तभी अलग अलग राज्यों में होते हैं, नहीं पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और इसमें अब राज्यों की कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी। जमीन के लिए खासकर आपको बाकायदे एक भूमि की आधार संख्या दी जाएगी। जैसे हमारी आधार कार्ड का नंबर होता है ना, उसी तरह से 14 अंकों की विशिष्ट संख्या दी जाएगी जिसे भूमि की आधार संख्या कहा जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो आप सोच करके देखिए कि भूमि का लेन देन करना, उस पर स्वामित्व की बात है, वो कितनी आसान
हो जाएगी, काम भी बहुत ही पेपरलेस हो जाएगा। आपको ज़मीन खरीदना है, बेचना है, उसकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही साथ आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना की घोषणा इसमें की गई है। शिक्षा के तहत जो बातें कही गई हैं, पीएम ई विद्या, इसके तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम, एक कक्षा और उसके लिए अलग से पूरा का पूरा टीवी का एक चैनल बनाया जाएगा और इस तरह से 200 टीवी चैनल बनाए जाएंगे। एजुकेशन भी आपके सिलेबस में है तो उसे आप अपडेट कर लीजिए। और चूंकि हमारी नई शिक्षा नीति में खासकर जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा देने की बात कही गई है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीवी चैनलों की संख्या बढ़ाई जाए और फिर जो व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें बाकायदे विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। दोस्तों, एक घोषणा की गई है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। पीएम डिवाइन योजना का अर्थ है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। जब आप इनको मिला देंगे ना तो हो जाएगा पीएम डिवाइन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। बहुत साफ है कि नॉर्थ ईस्ट से इसका संबंध है, कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है दोस्तों वो है मिजोरम। मिजोरम में बांस का उत्पादन बहुत होता है, तो इस योजना के तहत बांस लिंक रोड बनाए जाएंगे ताकि जंगलों से बांस सीधे सीधे सड़कों तक लाया जा सके, तो उसके परिवहन को मदद मिल सकेगी। वहाँ बांस से संबंधित उद्योग विकसित हो सकेंगे और सब इससे भी बड़ी बात है कि जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं उनको इससे रोजगार मिल सकेगा। पीएम डिवाइन योजना। बैंकिंग के लिए एक व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख डाकघर हैं और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे डाकघरों का काम घटता चला जा रहा है, कहाँ कोई अब चिट्ठी पत्री भेजता है। तो अब ये घोषणा की गई है कि जो हमारे 1.5 लाख डाकघर हैं इन सबको बाकायदे मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं बैंक को सपोर्ट करेंगे और बैंकों की तरह काम करने लगेंगे। तो ये उनको खासकर पुनर्जीवित करने का एक अच्छा उपाय है। दोस्तों, एक और कार्यक्रम की घोषणा हुई है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये आपको मालूम होना चाहिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये क्या है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, आप देखते हैं कि उधर चाइना का बॉर्डर लगता है और चाइना लगातार बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां बढ़ाता चला जा रहा है ना, सड़कें बनाएगा, लोगों को बसाएगा, लगातार इस तरह की वो गतिविधियां कर रहा है। तो भारत ने भी एक घोषणा की है कि चीन की सीमा से लगे हुए जो भारत के गांव हैं वहाँ बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएंगे कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं वहाँ सभी तरह की सुविधाएं मिल जाएं। तो सीधी सी बात है, जीवंत ग्राम। तो ये जीवंत ग्राम कहाँ के? तो चीन के साथ भारत की सीमा से लगे गांव। ये आप दिमाग में रखिएगा, है ना। जैसे आप हमारे पहाड़ी राज्य तो दूसरे भी हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब पहाड़ी राज्य हैं। तो दोस्तों, बाकायदे ये जो गांव होंगे सीमा पर, वहाँ आवास बनाए जाएंगे, पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे, सड़कों का संपर्क बढ़ाया जाएगा, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत वहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं और जो शिक्षा संबंधी चैनल्स हैं वहाँ सीधे उनकी पहुँच होगी और ये भी कोशिश की जाएगी कि वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके ताकि वहाँ के जो गांव हैं वो जीवंत हो सके। एक प्रकार से जो मॉडर्न लाइफ होती है उस मॉडर्न लाइफ के आधार पर वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। फ्रेंड्स, अब लास्ट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो हमारे वित्त मंत्री ने की, और यह जो घोषणा है ये खासकर डिजिटल करेंसी को लेकर है। इसे मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानता हूँ, पीएम गति शक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा। इसमें यह कहा गया है कि जो रिजर्व बैंक है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, यानी कि जो देश है उसकी अपनी एक डिजिटल करेंसी होगी। और साथ ही साथ यह भी घोषणा की गई है कि जो क्रिप्टो करेंसी है
तो क्रिप्टो करेंसी की खरीदी और बिक्री से जो भी लाभ होगा उसका 30% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। 30% क्रिप्टो करेंसी। देखिए, जो डिजिटल करेंसी है वो बेसिकली डिजिटल करेंसी क्या होती है? जो कोई भी देश है, कुछ और देशों में भी ऐसा है, जो कोई भी देश है उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वो जो सेंट्रल बैंक है जब कोई करेंसी डिजिटल तरीके से लॉन्च करता है तो उसे हम कहने लगते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पूरा नाम है उसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। और ये जो मुद्रा है ये बाकायदे जो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें शामिल होती है और इसे बाकायदे सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये डिजिटल करेंसी क्या है। देखिए, डिजिटल करेंसी का मतलब है कि आभासी मुद्रा जैसा है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को नियमित करने वाली, रेगुलेट करने वाली कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, उसके पीछे कोई वैधता नहीं है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होगी, इसीलिए कहा गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कि उस देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो केवल वही उस करेंसी को लागू करती है और उसके पीछे वैधता है और बाकायदे वो उससे आप सॉवरेन करेंसी में बदल सकते हैं। और बाकायदे जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सेवाएं लेते हैं, उसके बदले में आप धन देते हैं, अभी कैश में देते हैं, आप बाकायदे डिजिटल मुद्रा में उसका भुगतान कर सकेंगे, डिजिटल करेंसी। अब ये अलग बात है कि अब रिजर्व बैंक इसे कब लागू कर पाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर जो अभी 30% टैक्स लगाने की बात की गई, अखबारों में बाद में आपने पढ़ा होगा कि इसको लेकर के अलग अलग तरह के लोगों के विचार हैं। लोगों का ये कहना है कि इसके माध्यम से तो सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैधता दे दी है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका अर्थ फिर क्या हुआ? इसका अर्थ केवल यही है कि देखिए, आप बहुत से डिजिटल एसेट्स खरीदते हैं। डिजिटल एसेट्स, एसेट्स का मतलब तो परिसंपत्ति, संपत्ति। डिजिटल संपत्ति क्या हुआ? किसे आप कहेंगे डिजिटल संपत्ति? जैसे मान लीजिए कि किसी ने गाने गाए हैं और उसका अपना रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जो गाना है, जो म्यूजिक है, जो फिल्में बनी हुई हैं, वो डिजिटल एसेट्स, मैं उन्हें बेच सकता हूं। तो ये है डिजिटल एसेट्स। तो क्रिप्टो करेंसी को भी एक तरह से डिजिटल एसेट्स की तरह आप जब खरीदते और बेचते हैं तो उससे जो लाभ होगा उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी को घाटा होता है, मान लीजिए, तो इस घाटे की भरपाई आप दूसरे किसी से नहीं कर सकते या अगले साल नहीं कर सकते। खासकर जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं व्यापारी और उद्योगपति, उनमें ये व्यवस्था है कि जैसे आपको इस साल बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है तो आप इस घाटे की भरपाई अपने अगले साल की बैलेंस शीट, अगले साल जब आप इनकम टैक्स देंगे तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होगा। इस साल है, इस साल का दीजिए और बात खत्म हो गई। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपके पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि खासकर इस डिजिटल करेंसी पर जब भी कोई आर्टिकल आए, एडिटोरियल कमेंट्स आए या फिर कोई घोषणा सरकार करे, तो आप उस पर बाकायदे नज़र रखिएगा और अपने आप को इससे अपडेट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, खासकर आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हो सकती थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इसे अच्छी तरीके से सुनने और समझने के बाद शायद बजट पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी और फिर आप अखबारों में बीच बीच में जो बातें आती रहेंगी उन्हें आप पढ़ते रहिए। एडिटोरियल कमेंट्स या कभी संदर्भ के रूप में इनकी चर्चा होती है तो आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देते रहें। इससे आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं।
आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।